Hello everyone, welcome to Shivraj IAS. I hope you all are doing well. So आज स्टार्ट करते हैं 31 जैन का न्यूज़पेपर एनालिसिस। इसमें सबसे पहला आर्टिकल है मोर एंड बेटर। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है, ये उसके रिगार्डिंग है। इसमें कोर्ट ने एक रूलिंग दी है कि स्टेट जो रेजिडेंस के बेसिस पे रिजर्वेशन दे देते हैं ना, वो मतलब इलीगल है। इसका कहना है कि कोई भी स्टेट पीजी मेडिकल सीट्स को सिर्फ उस स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। अब ये जो डिसीजन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी के प्रिंसिपल को तो सपोर्ट करता है, पर इससे स्टेट का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, उसके लिए चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। इसमें समझने की बात ये है कि यूजी मेडिकल एडमिशन्स में तो स्टेट रिजर्वेशन अलाउड है, क्योंकि हर रीजन के बेसिस पे हर रीजन के जो बेसिक हेल्थ केयर नीड्स होते हैं ना, वो अलग होते हैं। पर जो पीजी मेडिकल कोर्सेज हैं उनके केस में मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होना चाहिए, इसमें ये कहा गया है। तो इसलिए उसमें रेजिडेंट्स को प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती। इस रूलिंग से जो सदर्न स्टेट्स हैं ना, उन पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोल रखे हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स को वो प्रेफरेंस भी देते हैं। तो एक बड़ा कंसर्न ये भी है कि पीजी स्टूडेंट्स ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बैकबोन होते हैं, चाहे वो सर्जरी करते हों, एमरजेंसी सर्विसेज को देखते हों, या फिर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स में काम करते हों। अब अगर पीजी एडमिशन्स नेशनल कोटा के बेसिस पे होंगे तो चांसेस हैं कि जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं वहाँ प्रैक्टिस करके अपने स्टेट्स वापस चले जाएं, जिससे लोकल हेल्थ केयर सिस्टम वीक हो सकता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है फिर? सोल्यूशन सिंपल है। जो मेडिकल एजुकेशन है इसको डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। हर स्टेट में यूनिफॉर्म मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, ताकि किसी स्टेट को दूसरे पे डिपेंडेंट ही ना होना पड़े। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में अच्छे मेडिकल कॉलेजेस डेवलप होंगे ना, तो स्टेट्स को अपने हेल्थ केयर नीड्स के लिए एडमिशन पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अल्टीमेटली इक्विटेबल मेडिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव तभी पूरा होगा जब सभी स्टेट्स में यूनिफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल हो। तो ये सब बात हुई है इस आर्टिकल में। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, एन अपॉर्चुनिटी टू सेटल श्रीलंकाज एथनिक प्रॉब्लम। तो इस आर्टिकल में बात हुई है श्रीलंका के एथनिक प्रॉब्लम और उसके रेजोल्यूशन की जो नई अपॉर्चुनिटी आई है उसके बारे में। इंडिया ने अभी रिसेंटली क्या किया है, जफना कल्चरल सेंटर का नाम तमिल पोइट थिरुवल्लुवर के नाम पे रखा है, जो एक सिंबॉलिक जेस्चर है श्रीलंका के तमिल कम्युनिटी के साथ टाइज को स्ट्रेंथन करने का। लेकिन ये सिर्फ एक कल्चरल स्टेप नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज भी है जो श्रीलंका के तमिल इशू और 13th अमेंडमेंट के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है। अब इसमें थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 1983 में तमिल प्रोग्राम, जो एंटी तमिल प्रोग्राम था, उसके बाद श्रीलंका में एथनिक टेंशन्स बढ़ गए थे। इंडिया ने इंडो लंका अकॉर्ड साइन किया 1987 में, जिसमें 13A इंट्रोड्यूस किया गया था, जो प्रोविंशियल काउंसिल्स का कंसेप्ट लेके आया, जिससे कि तमिल डोमिनेटेड एरियाज जो थे उनको थोड़ी ऑटोनॉमी मिल सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 13A का फुल इम्प्लीमेंटेशन आज तक हुआ ही नहीं है। इस वजह से जो तमिल हैं उनको अभी भी सेल्फ गवर्नेंस और इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल ही नहीं पाया है। अब आज की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है? इसमें क्या है, जो नई रूलिंग पार्टी है ना, NPP और JVP, ये ओपनली 13A के खिलाफ हैं। इनका कहना है कि ये एक इंडियन इम्पोज्ड सॉल्यूशन है जो श्रीलंका की सोवरेनिटी के खिलाफ है। इस वजह से तमिल एस्पिरेशंस और सिनेलीज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स के बीच एक पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा है वहाँ पे। अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पहला है प्रोविंशियल काउंसिल्स को रियल पावर देनी होगी वहाँ पे, क्योंकि जो लोकल गवर्नेंस है ना, उससे ही तमिल कम्युनिटी का वहाँ पे ट्रस्ट बन सकता है। दूसरा है पॉलिटिकल इंक्लूसिविटी ज़रूरी है, ताकि जो तमिल्स हैं उनका पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में बढ़े। और तीसरा है इंडिया का रोल इसमें बहुत क्रूशियल है, जो डिप्लोमेटिक प्रेशर और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के थ्रू एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाल सकता है। तो कंक्लूजन ये है कि NPP के पास एक हिस्टोरिक चांस है कि वो तमिल इशू को पीसफुली रिजॉल्व करे। श्रीलंका का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक फ्यूचर इसी पर डिपेंड करेगा।
कि वो इस इशू को किस तरह से हैंडल करती है। तो ये सब बात थी इस आर्टिकल में। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज द साइंस इज क्लियर, क्राउड डिजास्टर्स आर प्रिवेंटेबल। तो इसमें ये कहा गया है कि जो ये बार बार डेडली स्टैम्पीड्स होते हैं ना, इनमें जो मौतें हो रही हैं इनको रोका जा सकता है, इन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है इफ़ साइंटिफिकली प्रूवन मैनेजमेंट को अडॉप्ट किया जाए। अब रिसेंटली जैसे महाकुंभ ट्रेजेडी हुई है, इसमें महाकुंभ के दौरान एक स्टैम्पीड में 30 लोगों की जान चली गई। लेकिन ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है जो दुनिया भर में रिलीजियस गैदरिंग्स, कंसर्ट्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स में बार बार दिखता है। समझना ज़रूरी ये है कि ये डिजास्टर्स प्रिडिक्टेबल भी हैं और प्रिवेंटेबल भी हैं। सबसे बड़ा रीज़न जो है इसका वो क्राउड डेंसिटी होता है। रिसर्च कहती है कि अगर 5 लोग 1 स्क्वायर मीटर एरिया में हो तो इंजरी का रिस्क बढ़ता है, और अगर 7 लोग उस एक पर स्क्वायर मीटर में आ जाए तो जान जाने का खतरा होता है उससे। अब महाकुंभ का स्टैम्पीड भी एक नैरो एंट्री पॉइंट पर भीड़ का इकट्ठा होने और प्रॉपर क्राउड कंट्रोल ना होने की वजह से हुआ है। ऐसे केसेस सिर्फ इंडिया में नहीं होते। 2021 में हॉस्टन टेक्सास के कंसर्ट में 10 लोग मारे गए थे। वैसे ही साउथ कोरिया के हैलोवीन फेस्टिवल में 159 लोगों की जान चली गई थी उसमें भी। और 2023 में यमन के एक चैरिटी इवेंट में भी 90 लोग मारे गए थे। अब पूरी ये ट्रेजेडीज प्रिवेंट की जा सकती हैं। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स इसमें दिए हैं कुछ, कि इनको कैसे मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें वो कहते हैं कि एक तो ज़्यादा एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए ताकि जो भीड़ है उसको एक जगह पे इकट्ठा ना हो। जो क्राउड है उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहिए ताकि एक जगह पे एक्सेसिव प्रेशर ना बने। थर्ड है अराइवल टाइम्स को स्टैगर्ड करना ताकि एक साथ सब लोग ना आए, मतलब अलग अलग टाइम पे आए लोग। ऐसे ही क्लियर पाथवेज और बैरियर्स रखना जो भीड़ को प्रॉपरली गाइड करें। तो ये सब हम सॉल्यूशंस अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इवेंट ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं ना, और गवर्नमेंट जो होती है, ऑफिशियल्स जो होते हैं, वो सेफ्टी को सीरियसली नहीं लेते। उनका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बेचने और क्राउड को अट्रैक्ट करने पे होता है, ना कि सेफ्टी इंश्योर करने पे। अगर सेफ्टी लॉज और क्राउड कंट्रोल रेगुलेशंस मैंडेटरी हो जाएं तो ये डिजास्टर्स रोके जा सकते हैं। अब महाकुंभ का स्टैम्पीड हमें एक बार फिर ये याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक ट्रेजिक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लानिंग का फेलियर था। गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजर्स को अभी भी इसमें एक्शन लेना होगा जिससे कि जो फ्यूचर डिजास्टर्स हैं उनको रिपीट होने से रोका जा सके। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल, मेजरिंग माइग्रेंट मूवमेंट। देखो, इंडिया में माइग्रेशन एक मेजर फिनोमेना है, जहां 2011 सेंसस के डाटा के अकॉर्डिंग 45 करोड़ लोगों ने इंटरनली माइग्रेट किया था। लेकिन अब नया सेंसस तो अभी तक आया नहीं है, तो इसलिए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है 2PM, उसने एक नए माइग्रेशन ट्रेंड्स को ट्रैक करने के लिए इनोवेटिव मेथड्स कुछ प्रपोज किए हैं, जैसे कि रेलवे टिकट डाटा, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और टेलीकॉम सब्सक्राइबर डाटा को एनालाइज करके। तो इसमें क्या है, जो रेलवे टिकट डेटा है ना, उसके एनालिसिस से पता चलता है कि माइग्रेंट्स मोस्टली अपने ही स्टेट्स में ट्रेवल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र में 63% लोग अपने ही स्टेट के अंदर ट्रेवल किए, जबकि मेजर डेस्टिनेशंस उत्तर प्रदेश और बिहार रहे हैं। अब यहाँ से हम माइग्रेशन कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस एनालिसिस के बाद। तो और उसी तरह से जो बैंकिंग डेटा है, अब बैंकिंग डेटा पर जो माइग्रेंट्स के फाइनेंशियल बिहेवियर है ना, ये उनको रिफ्लेक्ट करता है बैंकिंग का डेटा, स्पेशली रेमिटेंसेस के थ्रू। बिहार और यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स में हाई सेविंग्स डिपॉजिट देखने को मिले, जो इंडिकेट करते हैं कि लोग अर्बन रीजन से रूरल एरियाज में पैसे भेजते हैं। ऐसे ही टेलीकॉम डेटा एक और मतलब सिग्निफिकेंट डायमेंशन ऐड करता है। जैसे कोविड-19 जो लॉकडाउन हुआ था उसके टाइम पे दिल्ली और मुंबई जैसे जो अर्बन एरियाज थे, उसमें जो शार्प सब्सक्राइबर डिक्लाइन था ना, वो ज़्यादा हुआ था जब लोग अपने नेटिव प्लेसेस पर वापस गए थे कोविड-19 की रेस्ट्रिक्शंस के दौरान। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, वापस सब्सक्राइबर्स की काउंट में बढ़ोतरी हुई। उसी वक्त रूरल रीजन्स जो हैं, जैसे कि ईस्टर्न यूपी और बिहार,
इनमें एक्टिव सब्सक्राइबर्स शार्पली इंक्रीज हुए थे, जो रिवर्स माइग्रेशन को कंफर्म करता है वहाँ पे। इन सब डेटा सोर्सेज को कंबाइन करके पॉलिसी मेकर्स अब माइग्रेशन ट्रेंड्स को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, जो उनके लिए इम्पोर्टेंट प्लानिंग डिसीजंस में हेल्प करेगा, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना। सो अल्टीमेटली ये स्टडी जो है ये हमें ये सिखाती है कि टेक्नोलॉजी और रियल टाइम डेटा से हम ट्रेडिशनल मेथड से ज़्यादा डायनेमिक सॉल्यूशंस ला सकते हैं। सो दिस वाज ऑल इन दिस आर्टिकल। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज SC relaxes condition for appointment of ad hoc judges to high courts। देखो पहले क्या था, स्टेट हाई कोर्ट्स सिर्फ तभी एड हॉक जजेस अपॉइंट कर सकते थे जब जुडिशियल वैकेंसीज 20% से ज़्यादा होती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कंडीशन को हटा दिया है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट्स में 60 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें से 10 लाख सिर्फ क्रिमिनल अपील्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये रूल इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन अब ग्रोइंग केस पेंडेंसी को देखते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की लीडरशिप में ये डिसीजन लिया गया है कि एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए। आर्टिकल 224A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस को एड हॉक जजेस बनाने की परमिशन देता है। अब नए रूल के मुताबिक एड हॉक जजेस की संख्या हाई कोर्ट के टोटल जुडिशियल स्ट्रेंथ का 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब कम से कम 2 to 5 जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि क्रिमिनल अपील्स और लॉन्ग पेंडिंग केसेस को फास्टर डिस्पोजल इससे मिल सकेगा। लेकिन इसमें कुछ और भी कंडीशंस अभी भी हैं जो पहले उस केस में लाई गई थी। अगर किसी कैटेगरी के केसेस 5 साल से ज़्यादा पेंडिंग हैं और डिस्पोजल का रेट नए केसेस की फाइलिंग से भी कम है, तब भी एड हॉक जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं। अब ये डिसीजन जुडिशरी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने और बैकलॉग को रिड्यूस करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टेप साबित होगा। अब देखना बस ये है कि ये इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, इफेक्टिव होता है कि नहीं होता है। सो नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल, ये उसी के बारे में जो पहले अभी 1-2 दिन पहले आया था। WHO ने रिकमेंडेशन दी है लो सोडियम साल्ट को इनटेक करने की या फिर उसको रिप्लेस करने की विद पोटेशियम साल्ट। देखो इसमें WHO ने एक नया रिकमेंडेशन दिया है कि रेगुलर टेबल सॉल्ट की जगह पे लो सोडियम साल्ट सब्सटीट्यूट्स यूज़ करने चाहिए, जिसमें सोडियम क्लोराइड की जगह पे पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। इसका मेन मोटिव ये है जो सोडियम इनटेक है उसको 2 ग्राम पर डे से कम करना, क्योंकि ज़्यादा नमक खाना हार्ट डिसीजेज, स्ट्रोक और किडनी प्रॉब्लम्स का बड़ा रीज़न है इंडिया के अंदर का, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। अब बात करें इंडिया की, तो यहाँ साल्ट कंजम्पशन वैसे ही बहुत हाई है और प्रोसेस्ड फूड्स और घर के खाने दोनों में ही इसका मतलब सोडियम का यूज ज़्यादा होता है। रिसर्च ये कहती है कि हर साल 19 मिलियन लोग पुअर डाइट्स की वजह से मरते हैं, जिसमें से एक बड़ा रीज़न हाई सोडियम इनटेक है। तो WHO का कहना है कि जो सॉल्ट सब्सटीट्यूट्स हैं उनसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है और हार्ट डिसीज़ का रिस्क भी कम हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लो सोडियम साल्ट इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है और जो ब्रांड्स इसको बेच रहे हैं ना वो भी बहुत महंगा है। दूसरा इश्यू ये है कि सब लोग पोटेशियम वाले साल्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। सब लोग पोटेशियम वाले साल्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, जैसे कि जो किडनी पेशेंट्स हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए और ख़तरनाक होता है। इसी वजह से WHO रेगुलर साल्ट को भी मार्केट में रखने की बात करता है ताकि हर किसी की हेल्थ को सेफ रखा जा सके। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट को अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए और लो सोडियम साल्ट को अफोर्डेबल बनाना चाहिए। इसके साथ ही फूड इंडस्ट्री में सोडियम रेगुलेशन लानी होगी ताकि प्रोसेस्ड फूड्स में भी सोडियम कम हो सके। तो ओवरऑल ये एक अच्छा स्टेप है जो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही मतलब अच्छा साबित होगा, पर सही इम्प्लीमेंटेशन के बिना इसका इम्पैक्ट लिमिटेड ही रहेगा। तो ये सब था इस आर्टिकल में।
आई होप यू लाइक द वीडियो। मैं सिर्फ इसका समरी बताता हूँ, जिससे कि एक इजी एक्सप्लेनेशन देता हूँ ताकि आपको इसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।